नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप सब जुड़े हैं वॉच न्यूज के फेसबुक लाइव पे। आप सभी लोग जल्दी आइए लाइव पे और हमसे सवाल आप पूछ सकते हैं, हमारी बात को आप सुन सकते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं निर्भय। निर्भय, अभी जो सबसे बड़ी घटना है पटना की, राजधानी की, वो क्या है और क्यों इतना सनसनीखेज मामला है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में वैसे तो क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से पटना में पिछले 2 दिन पहले जो घटना घटी है, बिहार के सबसे बड़े कारोबारियों के लिस्ट में शामिल अगर कहा जाए तो टॉप 10 के लिस्ट में जो खेमका है, उनकी हत्या होना और हत्या के बाद पुलिस की सक्रियता। लेकिन सवाल सबसे बड़ी बात ये थी कि उनकी हत्या के घंटों बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं। जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ बिहार में सुशासन की सरकार का दावा किया जा रहा था मैम, और उसके बाद अब इस तरीके की घटनाएं तब हो रही है जब बिहार में महज कुछ दिनों के बाद चुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि मीडिया की भी नजर बिहार पर है। दूसरी तरफ उस बिहार पर, जिस बिहार में सत्ता पक्ष जो है वो क्राइम के मामले को कम करने की बातें कर रहा था, विपक्ष पर लगातार जंगल राज का आरोप लगाया जाता रहा, लेकिन अब वही बिहार एक बार फिर से क्राइम के गाल में समाता हुआ दिख रहा है। या यूं कहें कि जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी है, एक दो नहीं, सिर्फ गोपाल खेमका की बात हम नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखिए हाल में अभी 3 दिन पहले, 2 या 3 दिन हुआ, सिवान में जो घटना घटी, मलमलिया में शरेआम जो काट दिया जाता है, या फिर और भी ऐसे कई घटनाएं, रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती जाइए। देखिए, भले ही क्राइम का ग्राफ हो वो बिहार में कुछ भी कह रहा हो, सत्ता पक्ष के लोग बचाव जो भी कुछ कर रहे हो, लेकिन स्थिति आज वही 2004 से पहले वाली हो चुकी है। मुख्यमंत्री भले ही ये कहते हुए दिख जाते हैं कि 4-5 से पहले ऐसा कुछ था जी, लेकिन आज वही तस्वीरें बदल गई हैं। बिल्कुल। आज बिहार में जब देखिए सरेआम, वो भी पुलिस, देखिए पटना की घटना को इस तरीके से देखा जा सकता है, महज 2 से 300 मीटर की दूरी पर थाना हो, गांधी मैदान थाना, एक बहुत रिहायशी इलाका में उस तरीके से वहां पर एक व्यवसायी की हत्या हो जाना, ये कहीं ना कहीं व्यवसायियों में तो रोष है ही। बिल्कुल। देखिए, अब ऐसे में हम जिस बिहार की बात कर रहे हो कि बिहार में इन्वेस्टर आएंगे, बिहार में व्यवसाय बढ़ेगा, रोजगार की बातें इस चुनाव के दौर में, चुनाव की तैयारी चल रही है तो दौर लगभग माना जा सकता है। तो ऐसे में इस दौर में जब एक व्यवसायी जो यहाँ का स्थायी व्यवसायी है, अगर वो सुरक्षित नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं कि बिहार में इन्वेस्टर आएंगे, कैसे कह सकते हैं रोजगार आएंगे? रोजगार ये एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन कब? जब बिहार क्राइम फ्री होगा तब। लेकिन बिहार में क्राइम की बातें कही जा रही हैं, या बिहार में जिस तरीके से आंकड़े दिखा जा रहा है, देखिए बहुत दिन पहले ऐसे कई नेताओं को भी हमने सुना, चाहे डिप्टी सीएम की बात कर ले, सम्राट चौधरी की बात कर ली जाए, या कई ऐसे सत्ता पक्ष के नेताओं ने ये जरूर कहा कि बिहार में क्राइम का जो ग्राफ बढ़ा है वो जंगल राज वाला नहीं है। अभी किस जंगल राज की बात करते रहे? ये कहते हैं कि अब अपहरण नहीं होता है, लालू प्रसाद यादव के राज में अपहरण होता था। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पर, यानी कि लालू, खास करके लालू प्रसाद यादव है, उनके परिवार पर आरोप लगाते रहे कि उनके घर में बैठे हुए लोग चिन्हित होते थे और वहां से अपहरण होता था, फिरौती की रकम आती थी, या उनके जो अपराधी हैं, अभी हाल में 2-4 दिन पहले सिवान के जो एक बड़े गैंगस्टर थे, जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं फिर इधर होने लगी हैं। चाहे जो भी रहा हो, लेकिन ये तय है कि बिहार में मैम क्राइम का ग्राफ बिल्कुल बढ़ा है, और ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में सरकार और सत्ता पक्ष को परेशान करेगी। बिल्कुल, यानी कि ये चुनावी मुद्दा तो बनने ही वाला है, क्योंकि जब भी चुनाव की बात होती है, जब से नीतीश सरकार यहाँ आई है, दरअसल अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि नीतीश जीते ही थे इसी बेसिस पे कि भाई अपराध मुक्त बिहार मिलेगा, विकास होगा, रोजगार मिलेगा। तो विकास तो दिखता है, लेकिन ना तो रोजगार है यहाँ और ना ही अपराध पे अब कंट्रोल है। पिछले जब से नीतीश कुमार आए थे, वो 5 साल को अगर हटा दिया जाए तो उसके बाद से अपराध पे कंट्रोल नहीं रहा है। हाँ, आंकड़े जरूर बताते हैं कि अपराध पे कंट्रोल है, क्योंकि मामले दर्ज ही नहीं होते हैं। ये भी सच है कि आप जाइए, कई ऐसे आपको मामले मिलेंगे जहां पुलिस एफआईआर करने से इनकार कर देती है, तो वो आंकड़े में कहां से आएगा? तो क्राइम जो जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर रसूखदार लोग, बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन की ये स्थिति होगी जो लालू के समय में हुआ करती थी, तो अगर अभी भी वही हो रहा है तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? आप देखिए, बिहारियों को जिस तरह से सब जगह मारा जा रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ रोजगार नहीं है, पलायन है।
लोग बेरोजगार हैं, लोग देखिए छोटे छोटे रेवड़ी लगा रहे हैं, ठेलों पे अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बाहर में जो अच्छी पदों पर भी हैं लोग डर रहे हैं भाषा को लेकर, बिहार को लेकर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और अपने स्टेट में भी वही हाल है। तो क्या लगता है इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा विपक्ष के पास, क्या वो अपराध होगा? देखिए, वैसे तो कहते हैं कि बिहार में राजनीति जो है और राजनीति की तासीर जो होती है वो बहुत गर्म होती है। जी। मतलब साफ है कि कोई समझ नहीं सकता बिहार के पॉलिटिक्स को। बिहार में देख लीजिए आप, अगर सिर्फ विपक्ष की बात की जाए, इस बार पहली बार ऐसा स्थिति दिख रहा है, माहौल ऐसी दिख रही है कि विपक्ष, जिसमें महागठबंधन कह सकते हैं विपक्ष को, खास करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी हो, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और तेजस्वी सिर्फ आरजेडी का ही नेतृत्व नहीं कर रहे हैं बल्कि महागठबंधन का भी नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिएगा कांग्रेस भी है, या फिर वीआईपी है, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, वो भी साथ में है। तो विपक्ष मजबूत जरूर है, कई मुद्दे उनके सामने हैं, और ये जो मुद्दे बिहार में पिछले कुछ दिनों में दिखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष बैकफुट पे है। लेकिन अब अगर राजनीतिक समीकरण को देखिएगा तो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिल्कुल, एनडीए में ठीक नहीं चलने के पीछे का रीजन एक है कि बीजेपी जो है वो पिछले चुनाव से, 20 से ही बात की जाए, उससे पहले से भी देख सकती है, 20 का चुनाव रहा हो, विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव रहा हो, तो बीजेपी अपने आप को मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रही है। अब ये पूरी कोशिश भले ही बैकफुट पे आके कर रही हो। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते हैं तो आपको याद होगा 2020 का चुनाव, दो मुख्यमंत्री, एक रेणु देवी और दूसरा तारकिशोर प्रसाद जी। उसके बाद क्यों? क्योंकि ये कहा गया कि मुख्यमंत्री भले ही आगे कर रहे हो, लेकिन दोनों तरफ से दो हाथ बन करके बीजेपी मजबूती के साथ उनको पकड़ के रखे। दूसरी बात देखिए, जब दूसरी बार परिवर्तन होता है तो सम्राट चौधरी को रख दिया जाता है और एक नाम रख दिया जाता है विजय सिन्हा। क्यों? क्योंकि उस वक्त रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद थोड़े से कमजोर पड़ रहे थे मुख्यमंत्री के सामने, तो मुख्यमंत्री को कंट्रोल करने के लिए दो ऐसे नेता को रखा गया जो फायर ब्रांड के रूप में जाने जाते हैं। सम्राट चौधरी, बिल्कुल, सम्राट चौधरी जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार को चुनौती दी थी, जब पगड़ी नहीं खोलेंगे, बाल नहीं मुड़ाएंगे, और फिर जाके मुख्यमंत्री के बगल में जब बैठा दिया गया उनको, सब भूल गए। खैर वो बातें पुरानी हैं, लेकिन अब इस तरीके की स्थिति देखिए तो जेडीयू को कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि उसको खत्म करे, दबाए, या जो भी कहें, बैकफुट पर लाया जाए। आज कार्यकारी अध्यक्ष अगर हैं, जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो कभी बीजेपी के बहुत करीबी रहे, बहुत प्रिय नेता रहे, आज वो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष है। तो तब से ही ये कई बातें कही जाने लगी। चिराग पासवान का देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों के बाद से एक बार फिर, पहले वो मोदी के हनुमान थे, अब मोदी के हनुमान तो इधर उनके स्लोगन नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से उनको याद आ गया है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आप उनके एक सांसद को देखिए, उनके जीजा को देखिए, अरुण भारती की हम बात कर रहे हैं। अरुण भारती लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, वो ये खुल करके कह रहा है कि वो बागी बनेंगे। क्या बागी नहीं बनेंगे, लेकिन उनका जो तेवर है एक बार फिर से उसी तरीके से दिख रहा है। आज का उनका पोस्ट देखिएगा सोशल मीडिया पर, तो वो कहते हैं कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है। भाई ये बताइए कि कौन सा ऐसा सत्ता पक्ष होगा जो अपने सहयोगी दलों पर आरोप लगा रहा होगा? तो किस पे आरोप लगा रहे हैं? नेतृत्व करता तो मुख्यमंत्री है। ये पिछले चुनाव में भी देखा गया था कि जो नीतीश कुमार की यानी जेडीयू की जो सीटें कम आई, उसमें बहुत अहम रोल था चिराग पासवान का। बिल्कुल। और बिल्कुल उसी तरह से फिर इस बार भी मुखर हो गए हैं वो, और लगातार वो जो हमला कर रहे हैं वो बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पे। तो ये जब भी चुनाव आता है तो चिराग को ये बातें याद आती है कि बिहार में विकास नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में क्राइम बढ़ गया है। बाकी 4 साल 4.5 साल वो शांत रहते हैं, उसके बाद फिर से वो फायर करने लगते हैं लगातार। तो क्या लगता है कि कहीं बीजेपी पीछे से उनको बैकअप तो नहीं दे रही? देखिए, खुल करके तो राजनीति है, कोई कुछ कहता नहीं है, इशारों की बातें होती है, इशारों में समझने के लिए। चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़ करके बिहार में आना चाहते हैं। चिराग पासवान से अगर ये पूछ दिया जाए कि वो सांसद बनने के बाद अपने पिता की कर्म भूमि कहिए, या जो उनकी कर्म भूमि अब बन चुकी है, उसके लिए उन्होंने क्या कुछ किया। चिराग पासवान का मुझे बयान बहुत अच्छे से याद रहता है। चिराग पासवान हाल में जब आए थे तो वो कह रहे थे कि मैं हाजीपुर में, केला बहुत बड़ा वहां फेमस है, तो हाजीपुर में मैं चिप्स का प्लांट लगाऊंगा। कहाँ है चिराग जी? चिप्स का प्लांट अब तक नहीं दिखा, ना ही अब तक जमीनी स्तर पर कोई ऐसी चीजें दिखी है। और अब फिर से उनको एक बार बिहार का मुंह, अब ये कहने वाली बात है क्या कि उनको कौन सपोर्ट कर रहा है?
भले ही चिराग पासवान ये जरूर कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, वो तो मजबूरी है उनकी। लेकिन देखिए, मजबूरी, राजनीति में मजबूरी नहीं होती, संभावनाएं कम नहीं होती। यहाँ जब चाहे जिसके लिए संभावनाएं हैं। आज चिराग पासवान जो कर रहे हैं ये मजबूरी है, क्योंकि इससे पहले वो खुल करके मुकर थे। नतीजा था कि उसके चाचा एनडीए में थे। बिल्कुल। आज उनके चाचा एनडीए में नहीं है, आज ये एनडीए में है, तो खुल के बोल नहीं सकते। लेकिन बिहार केंद्र की राजनीति भला छोड़ करके कौन सा व्यक्ति होगा जो विधायक बनना चाहता है? बिल्कुल। सब ये कह रहे हैं। अब देखिए, कुछ पुरानी चीजों को याद कीजिए। उनके जो जिला अध्यक्ष हैं वो पोस्टर लगा रहे हैं कि फिर से एक बार चिराग की सरकार, ऐसे ऐसे करके लगा रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। सीएम के तौर पे भी कई जगह उनको प्रमोट बिल्कुल, किया मैं वही कह रहा हूं कि वो वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उनको पार्टी के नेता उनको सीएम तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वो खुद कर रहे हैं कि बिहार से मेरा प्यार बढ़ गया है। वही चिराग पासवान है जो लोकसभा में कह रहे थे कि हम केंद्र में पहुंचना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि चिराग का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% का रहा है। हाँ। और ये मायने रखता है। हाँ। ये किसी भी राजनेता को बहुत अच्छा रहा उनका। बिल्कुल, तो 100% का जो स्ट्राइक रेट रहा, ये उनको बहुत मजबूत तो जरूर कर रहा है। अब ये है कि एनडीए में भी जीतन राम मांझी अलग अपने दलित वोटरों पर दावा कर रहे हैं, चिराग पासवान दलित वोटरों पर खुद दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार रैली कर रहे हैं, गया में रैली कर दिया उन्होंने, अभी हाल में मतलब 3-4 रैलियां बीच में कर दी। बिहार में आना जाना तो उनका शुरू से लगा रहा। बिहार, चिराग पटना में रहते नहीं है। अगर उनको देखिएगा उनका शेड्यूल, तो चिराग रोज रात में 8 बजे दिल्ली चले जाते हैं और फिर सुबह में भले बिहार चले आते हैं वो। लेकिन अब ये प्यार, ये मोहब्बत बिहार के लिए क्या है, सपोर्ट तो जरूर है। बिल्कुल। चिराग के साथ एक और खास बात है कि जब उनका जन्मदिन होता है तो वो अपने क्षेत्र में जाके मनाते हैं। मतलब वो अपने पिता से और कुछ सीखे हो ना सीखे हो, लेकिन ये जरूर सीखे हैं कि जमीनी तौर पर कैसे जाके जुड़ा जाता है। मौसम वैज्ञानिक के बेटा है। हाँ बिल्कुल। तो मौसम वैज्ञानिक की जब बात चली है तो जीतन राम मांझी भी कुछ वैसे ही है, क्योंकि सत्ता जिधर रहती है जीतन राम मांझी भी उधर ही रहते हैं। भले ही 1 सीट लाते हो, 2 सीट लाते हो, लेकिन वो रहते उधर ही है। हालांकि अभी तक तो वो बैलेंस है, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एनडीए की जो घटक दल है उनमें सब कुछ ठीक नहीं है। अभी जब सीटों का बंटवारा होगा तब कुछ और चीजें बाहर निकल करके आएंगी। नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार क्यों लगातार बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रहे हैं? भले ही सत्ता में वो रहते हैं, हमेशा वो सीएम के तौर पे ही रहे हैं, वही चेहरा है आज भी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसा महाराष्ट्र में हुआ वैसा कुछ हो जाएगा? देखिए, नीति जिनके शीर्ष पे रहती है वो नीति मतलब खुद बनाते हैं, खुद तय करते हैं जी। नीतीश को कोई आज तक समझ नहीं पाया। राजनीति के धुरंधर कहे जाते हैं। उनसे मतलब बहुत, जिनको मतलब बिहार में कई लोगों को नीतीश ने मुख्यमंत्री का सपना दिखा दिया, चाहे वो चिराग हो या आज भी तेजस्वी ये मानते हैं कि चाचा ने उनको राजनीति सिखाई है। चाचा तेजस्वी जरूर कहते हैं, भले ही हमलावर होते हैं, लेकिन तेजस्वी को राजनीति सिखाने वाले नीतीश ही हैं। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार को इतना आसान नहीं है समझ पाना। हाँ, ये जरूर अलग बात है कि पिछले कुछ दिनों में उनकी चाहे तबीयत की बात की जाए, स्थिति उनकी बिगड़ती हुई दिख रही हो, लेकिन अभी भी बैकफुट पे नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर के जो भी बातें कही जा रहे हो वो वक्त का इंतजार करते हैं और कब फैसला लेना है वो बखूबी जानते हैं। रही सवाल बैकफुट की, तो अब भी अगर देखिएगा तो अंदरूनी स्तर पर जेडीयू मजबूत है। मजबूत अगर नहीं होती तो खुल करके बीजेपी के नेता सामने आ जाते हैं, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि वो नीतीश के सामने कुछ बोल सके बखूबी जी। बीजेपी के सामने आज तक इतने सालों से लगातार एनडीए की सरकार रही, अलायंस में हम लोग साथ में काम किया नीतीश कुमार के साथ, इन्होंने आज तक कोई एक चेहरा क्यों नहीं पेश कर पाई है बीजेपी? क्या मजबूरी है? क्या ऐसा कोई कद्दावर नेता ही नहीं है बीजेपी के पास जो बिहार का बन सके सीएम? देखिए, बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो फिलहाल तो चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये भी हम भुला नहीं सकते कि जादुई तस्वीरों को पेश करने वाली पार्टी है बीजेपी। बिल्कुल। दिल्ली की बात कर ली जाए, राजस्थान की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, जो हालिया एग्जाम्पल है, किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। वो व्यक्ति जो मजबूती के साथ, जिसे की बात हम कर रहे थे, पूरे चर्चे में थी,
वो खत्म हो गया। मानवजीत सिंह ढिल्लों का खूब चर्चा हो रहा था कि इस बार ये बन जाएगा, 5 बार जीत करके आया है। जिसके शीला दीक्षित को हराने वाले जो व्यक्ति थे, उनका बेटा इस बार राजनीति में सक्रिय था। सबको ये कह रहे थे कि जो केजरीवाल को चुनाव हरा करके आया था, उसको लोग सोच रहे थे कि इस बार वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो जादुई तस्वीरें दिखाती है बीजेपी, कहीं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहार में ऐसे कई लोग होंगे जो बीजेपी के नजरों में होंगे। हाँ देखिए, अब बिहार में ये तय है कि बिहार में कभी भी कोई भी पार्टी अकेले दम पर ना आज तक सरकार बनाई है, और मुझे नहीं लगता है कि आगे कभी बना पाएगी। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए सबसे बड़ा जो एक तुरुप का इक्का कह सकते हैं वो जेडीयू ही है, क्योंकि आरजेडी के साथ बीजेपी कभी जा नहीं सकती। बाकी किसी भी दल के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो बिहार में सरकार बनाने में सहयोगी बन सके। हाँ, एक अलग बात है, प्रशांत को हम भूल नहीं सकते। भले लोग ये कह रहे हैं कि वो कितना असर कर पाएंगे, लेकिन असर तो होगा जरूर उनका बिहार की राजनीति में, कहिए, क्योंकि लोग अभी भी उनको हल्के में आकर रहे हैं। मेरा अनुमान है, मैं गलत हो सकता हूं और मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मेरा जहां तक मानना है, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके से वो उनकी रणनीतियां हैं, काम कर रहे हैं, जिसने प्रधानमंत्री को बनाया, मैं बनाने की बात कहना बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन इसको ऐसे समझ लीजिए कि जिसके प्लान आज हम जो सुनते हैं, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, हम जो सुनते हैं कि चाय पर चर्चा, ये प्रशांत किशोर की देन है। उन्होंने ही कहा था बंगाल के चुनाव को नहीं भूल सकते। बिल्कुल, बंगाल के चुनाव को, बहुत जगह है ऐसे, उनके बहुत एग्जाम्पल कम नहीं है उनके। तो इस तरीके से तो प्रशांत जरूर कुछ करेंगे। हाँ, ये आने वाले दिन में, ये मैं बहुत बड़ी बातें कह रहा हूँ कि आने वाले दिन में अगर बीजेपी और प्रशांत एक साथ हो तो मैं इसे इनकार नहीं करता। बिल्कुल। और अगर केजरीवाल की तरह कहीं जन स्वराज पार्टी भी उभर के चली आई तो ये भी भाई राजनीति है, संभावनाओं का तो खेल है राजनीति में। तो हो सकता है कि कल हम सीएम के तौर पे उनको देखें, हालांकि अभी संभावनाएं कम लग रही है, पर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। जैसा आपने कहा कि अलायंस कर लेगी बीजेपी, तो हो सकता है कि ऐसा हो जाए। तो ये थी हमारी बातचीत अभी के लिए। शाम में हम एक बार फिर बैठेंगे और दिन भर में क्या कुछ हुआ उस पर चर्चा करेंगे। और अगर आप भी कुछ सवाल जानना चाहते हैं हमसे, तो हमें जरूर आप मैसेज कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और जब शाम में हम और निर्भय बैठेंगे तो आपसे भी हम 1-to-1 चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।